हेलो गाइस, वेलकम टू आईटीएम डी स्टार। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स 2 का वीक 3 का पूरा जो भी थ्योरी पोर्शन है, आज वो कवर करेंगे हम बिल्कुल डिटेल में। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के वेक्टर स्पेसेस के बारे में पढ़ते हैं, और लीनियर डिपेंडेंस एक एक करके हम देखते हैं सारा क्या क्या है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा इनको थोड़ा जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे क्या लिखेंगे, कुछ ना प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। यानी वेक्टर्स में, वेक्टर्स आपको पता ही क्या होते थे कि जब वहाँ पे दिखाया था आपको, मतलब लास्ट वीक्स में 4 3 2, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। यानी कि जिनको भी हम ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अब उनका देखना है, कुछ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी हमने पिछले वीक में देखी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा और रिवाइज करते हैं इसको, और उसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि अगर मेरा एक वी वेक्टर है और एक डब्लू वेक्टर है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ या फिर मैं डब्लू प्लस वी को ऐड करता हूँ, तो दोनों क्या सेम बात है, एसोसिएटिविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सेम आएगा मेरे पास वेक्टर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कि वी प्लस डब्लू एक वेक्टर है, और उसमें मैं वी डैश वेक्टर किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, यहाँ पे वो नेगेटिव ऑफ वी को डिनोट कर रहा है। आप ये वाली बात याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं उसको क्या जोड़ता हूँ, उसमें वी डैश को जोड़ता हूँ, तो वो मेरे को, या तो मैं ऐसे जोड़ूंगा तब भी मेरा आंसर सेम आएगा, या फिर मैं पहले वी और वी डैश को जोड़ के एक सेकेंड, यहाँ पे किसको जोड़ा है इन्होंने, वी प्लस वी डब्लू और वी डैश को जोड़ा है। हाँ, मतलब कि ये भी कर सकता हूँ, या तो इन दोनों को साथ में जोड़ के प्लस डब्लू में जोड़ सकता हूँ। ठीक है, या फिर वी प्लस डब्लू प्लस वी डैश, इनको भी साथ में मैं जोड़ सकता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर जीरो जीरो वेक्टर सेटिस्फाइड एट वी प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वी। वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, सेम टू सेम। आप खुद सोचो, अगर ये मेरा डब्लू वेक्टर जीरो वेक्टर होता तो मैं इसको कैसे लिखता, वी प्लस जीरो लिखता इज इक्वल्स टू जीरो प्लस वी लिखता। तो ये भी तो वही सेम ही बात है ना, एसोसिएटिविटी है ये भी, है ना। और अगर मैं किसी भी वेक्टर में कोई जीरो वेक्टर जोड़ूंगा, तो क्या उस वेक्टर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कुछ नहीं, ना बढ़ेगी ना कम होगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए मैं इसको वी वेक्टर भी अल्टीमेटली लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि द वेक्टर माइनस वी सेटिस्फाइड एट वी प्लस माइनस ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। सीधी, ठीक है, सही बात है। हमें पता था कि वेक्टर्स में हमेशा एडिशन होता है, लेकिन अगर ऐसा किया, मैंने एक वी वेक्टर लिया और मैंने दूसरा, मान लो मेरा वी वेक्टर ऐसा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने एक और वेक्टर लिया इस डायरेक्शन में, सेम टू सेम मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस मैंने उसकी डायरेक्शन पलट दी, तो मैं इसको क्या माइनस वी वेक्टर बोलूंगा, है ना। अगर मैं राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ और लेफ्ट वाली को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो मैं इसको माइनस भी बोलूंगा। अब मैं जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मतलब मर जाएंगे आपस में। ये पीला पेन क्यों ले लिया मैंने? ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, जीरो बचेगा, है ना। तो वही इसने यहाँ पे भी बोला है कि अगर मैं वी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से अगर एडिशन करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी आई थिंक समझ गए होंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है वेक्टर्स की, अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैं इसमें वन मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वेक्टर वही रहेगा। सीधी सी बात है, आपको ये पता है कि वन को हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रहता है, वो हमेशा वो चीज़ अनचेंज रहती है, यानी कि उस चीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो वापस यहीं पे यही है कि वेक्टर में भी अगर मैं वन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेक्टर भी मेरा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि ए बी मेरा क्या है, मेरा कोई कांस्टेंट है ए बी मेरा, यहाँ पे लिख रखा है ना, ए बी क्या रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मान लो देखो मैंने जैसे कहा कि 2 × 3 और इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर 6 वेक्टर आएगा, है ना। मतलब कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि जो भी हमारा वी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो उसने बोला आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 × 3 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। तो पहले क्या हुआ, पहले जो नॉर्मल वाला वेक्टर था उसको 3 टाइम्स कर दिया, उसके बाद फिर जो नया वेक्टर आया 3v, उसको इन्होंने 2 टाइम्स कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही बात है, ये ऐसे बता रहे हैं, सीधी सी बात है ये, तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज़ें, हमने बचपन से देखी है ये सारी, तो ईजी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इतना बहुत होगा आई थिंक। फिर देखो एक प्रॉपर्टी ये वाली, क्या कि हमें पता है कि कुछ भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो दोनों साइड अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि कोई मेरा नया वेक्टर है वी प्लस डब्लू, मैंने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उसी के बराबर आएगा अगर मैं वी को इंडिविजुअल स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ और डब्लू को, दोनों मेरे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, नेक्स्ट वाले में उसके लिए ये क्या, अभी हमने ये मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा था सेम टू सेम, वैसे ही एडिशन के लिए भी है कि मैं
2 प्लस 3 में v वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5v वेक्टर आएगा, है ना, वेक्टर्स का 5 टाइम हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर दूं कि 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v कर दूं प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v कर दूं, तो वो भी तो भाई 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर v होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर भी तो ये क्या रहता था, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज थी। अब बात आ जाती है वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़, मतलब ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है पर है नहीं। आप समझ सकते हो वेक्टर स्पेस, स्पेस मतलब क्या होती है, जगह। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, ये वेक्टर्स का घर है। जैसे मान लो एक ये रूम है, ठीक है, इसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर स्पेस बोल रहा हूँ, वेक्टर स्पेस। अगर ये उसका रूम है तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स पड़े होंगे, v1 v2 v3 डॉट 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 vn, यानी कि कुछ ग्रुप्स ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी एक साथ किसी मतलब घर में है ना, किसी प्लेस पे हैं, तो उसी पूरी प्लेस को हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मान लो ये रूम है, ऐसा होता होगा ना, आपने कहीं कहीं देखा होगा किसी कुछ रूम की कुछ कंडीशंस होती है कि ये रूम सिर्फ फैमिली वाले लोग ले सकते हैं ना, या फिर ये रूम सिर्फ बैचलर लोग ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही है क्या, कि ये जो वेक्टर स्पेस वाला रूम है ना, ये सिर्फ वही वेक्टर्स ले सकते हैं जो कि दो चीज़ें फॉलो करते हैं। क्या दो चीज़ें फॉलो करते हैं, पहला कि वो एडिशन लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, और दूसरा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ, बस आप पहले इतना याद रखना क्या, कि वेक्टर स्पेस में वही वेक्टर्स रह सकते हैं जो कि क्या फॉलो करते हैं, एडिशन एडिशन फॉलो करते हैं, एडिशन लॉ, और दूसरा क्या, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तो मैं आपको देखो थोड़ा बताता हूँ हल्का सा यहाँ पे, कि मान लो मेरे पास एक v1 वेक्टर है और एक मेरे पास v2 वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने बोला ये वेक्टर ना r2 स्पेस का है, r2 मतलब कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,4 ऐसे करके लिखते होंगे ना, इसको r2 बोलते हैं। अगर 3 लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, r3 बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके होता है ये। तो अगर मैंने 3 लिख रखे हैं तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो r3 स्पेस का है, ठीक है। ऐसे ही करके अगर मैंने n वेक्टर्स लिख रखे हैं तो मैं उसको क्या बोलूँगा, rn स्पेस का है, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखना। तो चलो, अगर ऐसा हुआ कि v1 प्लस v2 बन के अब एक नया वेक्टर मिल रहा है v3, और v3 भी अगर r2 स्पेस से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो ये जो घर है, अरे यार ये मेरा स्क्रीन क्यों नहीं काम कर रहा, हाँ, जो घर है, इस घर को मैं बोल रहा हूँ ये ना R2 घर है, या सॉरी ये R2 मैंने कैसे लिखा है, R2 इसके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरा R2 घर है, यानी कि इस घर में जो भी वेक्टर्स होंगे वो सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि वो R2 ही होंगे, यानी कि इसके अंदर 3 वाला वेक्टर आ गया, 3 वाला हो गया, 2 वाला है ना, 2 वाला ही हो सकता है, बस ऐसी वाली बात है। तो यहाँ पे भी अगर मैं v1 प्लस v2 कर रहा हूँ और मेरा जो न्यू वेक्टर बन रहा है वो इसी फॉर्म का बन रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि हाँ, ये एडिशन रूल को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर मेरा कोई वेक्टर v है और मैं इसमें अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दूँ, स्केलर c क्या है हमारा, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। और फिर जो नया वेक्टर मेरा c भी बन रहा है वो भी अगर R2 में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ये भी मेरा वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप ये सीधी सी बात यही बस याद रखना कि वेक्टर स्पेस एक घर की टाइप है जिस घर के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है, पहला रूल वही है कि एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए, और दूसरा रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा जो भी वेक्टर स्पेस है। अब हम एक दो वो देखते हैं, मतलब कि इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे कैसे होगा ये। एक सेकंड, मेरा स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ, यहाँ देखो मैंने डेफिनेशन लिख भी दिया है कि अ वेक्टर स्पेस v ओवर r इज अ सेट अलोंग विद टू फंक्शंस, यानी कि इसमें टू फंक्शंस होने चाहिए। पहला ये वाला अपना एडिशन वाला, एडिशन लिख रखा है मैंने देखो, प्लस प्लस, है ना। और दूसरा ये डॉट फंक्शन, डॉट यानी मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। डॉट को मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वही सर ने भी लिखा था क्या, कि डॉट को मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए हम उसको सिर्फ सी वी लिख देते हैं, है ना, डॉट को हम इग्नोर करते हैं। चलिए ये भी हो गया। एक सेकंड, ये मेरा बहुत लैग क्यों कर रहा है पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वो लिख रखे हैं, क्या की डेफिनेशंस लिख रखी है, वो देखते हैं क्या क्या एक करके। तो अभी मैंने आपको बताया कि v1 प्लस v2, ठीक है, मेरा एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर्स है मेरे, एक वेक्टर स्पेस के दो लोग हैं, ठीक है। वो कि क्या वेक्टर स्पेस है, वी वेक्टर स्पेस के v1 v2 है। और अगर मैं v2 प्लस v1 लूँ, ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों मेरे क्या है, अगर सेम आ रहे हैं, एडिशन लॉ ये ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको फॉलो कर रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये हमारा जो है ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं, जो हमारे वेक्टर्स है दोनों के दोनों, ठीक है। आप ऐसी चीज़ चेक करने के तरीके लिख रखे हैं मैंने कि चेक कैसे करते हैं। पहला तरीका क्या है चेक करने का, कि आप सीधा सीधा दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उनकी एसोसिएटिविटी चेक कर लो कि v1 प्लस v2 v2 प्लस v1 के बराबर आ रहा है, हाँ अगर आ रहा है
तो हम बोल देंगे क्या कि वो हमारा वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं वो जो वेक्टर्स है, ठीक है। और 3 वेक्टर्स के लिए भी सेम एसोसिएटिविटी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 शुड इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। तो हमारे तीनों वेक्टर्स भी क्या कहेंगे हम बिलोंग करते हैं उससे, किससे, वेक्टर स्पेस से। देयर इज एन एलिमेंट इन v डिनोटेड बाय 0 सच दैट v, ये वही वाला आपको बताया मैंने अभी, v प्लस 0 इज इक्वल टू v, ये वाला भी फॉलो करेगा। तो भी मैं क्या बोल दूंगा, मेरा ये वेक्टर स्पेस से है। वो तो मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखवा रखी थी ना आपको ऊपर, अरे यार ये मेरा टैब थोड़ा सा काम क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, ये जो मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है, ये प्रॉपर्टीज इसलिए लिख रखी थी कि अगर कोई वेक्टर ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो वो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ भी लिख रखी है, देखो कि v प्लस वी डैश 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि v माइनस वी 0 होना चाहिए, है बिल्कुल है, अगर है मतलब होगा तो कर लेंगे। 1 इंटू वी वी होना चाहिए, है ना, और वही ए इंटू वी, वही सारी प्रॉपर्टीज वही लिख रखी है, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे यहाँ पे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसको पहचानने का तरीका क्या है। अगर वो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो वो वेक्टर स्पेस के अंदर आता है, वरना वो वेक्टर स्पेस के अंदर नहीं आता है, ठीक है। हमारा जो अगला एग्जांपल है वो किसका है, वो मैट्रिसेस का है। मैट्रिसेस के बेस पे हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारा एक एम हमारा क्या है, एक सेट ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसमें उसने बोला क्या करो कि 2 चीज़ें चेक करो, एडिशन चेक करो और मल्टीप्लिकेशन चेक करो, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरा कोई ए वेक्टर है, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी लिख रखी है ए प्लस बी आई जे, आपको समझ नहीं आ रही होगी, देखो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ए इज इक्वल्स टू, मान लो एक मेरा वेक्टर है 2 4, वेक्टर का नाम मैट्रिक्स है टी ए, है ना, और एक मेरा बी मैट्रिक्स है 6 8 2 4, ठीक है, ये दोनों है। अब इसने बोला कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करके आई एच जे एन टी में मिलाऊंगा, यानी कि मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा, तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स होगा वो कैसे दिख रहा होगा, सॉरी ऐड तो कर दूँ, 6 7 8 8 4 12, 8 और 2 10 और 7 और 4 11 सर, ठीक है, ये हो गया। अब इसने बोला कि जब तुम्हारा जो इसकी जो आई जे एंट्री, यानी कि ये मैं इसकी 1 1 एंट्री मानता हूँ, ये मेरी इसकी 1 1 एंट्री है, इसकी मेरी 1 1 एंट्री क्या है, ये है, और इसकी मेरी 1 1 एंट्री क्या है, ये है। तो ध्यान से देखो, 1 1 एंट्री ऑफ दिस ए प्लस बी क्या है, 8 है, ठीक है, 8 है, और इंडिविजुअल इसकी कितनी है, 2 है, और बी वाले की इंडिविजुअल कितनी है, 6 है। तो क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स में एडिशन वाला प्रॉपर्टी था वो तो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, आई होप समझोगे ये आप, है ना, कि कोई सी भी आप एंट्री ले लो, किसी को भी, मैंने तो 1 1 को लिया, आप 1 2 को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, करके देखना आप अपने आप सेम टू सेम यही चीज़ फॉलो हो रही होगी, ठीक है। दूसरे वाले में बोला है क्या, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है कि सी ऑफ ए में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सी ऑफ ए आई जी की एंट्री सही रहेगी। हाँ, ये तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, देखो ए मैट्रिक्स में अगर मैं सी ए बना लूँ तो सी ए कैसे हो जाएगा, सी ए हो जाएगा 2C 4C 8C 7C। अब इसकी 1 1 एंट्री क्या है, 2C, इसकी 1 1 एंट्री क्या है, 2, तो वही तो वाली बात हो गई, इसकी अगर मैं 2 में भी सी भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही आ जाएगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल बकवास सी थ्योरम थी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, बिल्कुल आसान से, है ना। तो आप इसको समझ जाओगे ईजिली। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई एडिशन भी फॉलो कर रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रहा है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ये जो चीज़ है पूरा मैट्रिक्स, ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, सिंपल। ये पता नहीं एक पेज मैंने एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा है, चलो ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। फिर इसने बोला होमोजेनियस सिस्टम को भी चेक कर लो एक बार कि ये भी वेक्टर स्पेस फॉलो कर रहा है, फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा। तो इसने बोला कि हम एक मानते हैं कि एक वेक्टर होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती थी, जिसमें ए एक्स किस 0 के बराबर होता था, तो 0 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसने बोला कि हम मान लेते कि ना V एक वेक्टर स्पेस है जिसमें से 2 हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, V कॉमा W। V कॉमा W क्या है, V कॉमा W इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो फिर इसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया है कि अगर मैं किसी ए को V प्लस डब्ल्यू में मल्टीप्लाई कर दूँ तो AB प्लस AW 0 प्लस 0 0 के बराबर आएंगे, वही वाली, ये भी सिंपल सी बात है। इसने यहाँ पे हमने चेक करके देखा कि मैंने अगर 2 वेक्टर को ऐड कर दिया तो इन दोनों को ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, कोई नया वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, मान लो कि V डैश फॉर्म हो गया, ठीक है। अब V डैश इसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, 0, इसके सॉल्यूशन ज़्यादातर क्या होते हैं, 0 ही होते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन पढ़ाया था आपको लास्ट वाले में ना। तो यानी कि V डैश की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो V डैश की बराबर 0 की वैल्यू है तो V प्लस डब्ल्यू की वैल्यू भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब उसमें अगर हम A मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो यही वाली थ्योरम भी
हमारी प्रूफ हो गई कि मैं ए में वी प्लस डब्ल्यू करूँ या फिर ए वी प्लस ए डब्ल्यू करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा और वो उससे बिलोंग करेंगी। फिर अगले वाले में बोला है कि अगर मैं इसको किसी सी वी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो सी वी से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये तो हमारा 0 ही है, इसका जो सोल्यूशन है वो तो 0 ही है। अब जो नया है वो भी क्या है, हमारा 0 ही आ गया सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है। तो मैं बोल दूंगा कि v प्लस डब्ल्यू जो है वो भी हमारे वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा c इंटू वी है वो भी हमारे वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, पूरा एक वेक्टर है। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम भी हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो आई होप आप ये भी चीज़ यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम अगला वाला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में एक मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ कि ना इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ये मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि वेक्टर स्पेस फॉलो नहीं कर रहा है। चलो तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। एक एक मेरे पास इक्वेशन है x1 प्लस x2, एक ये मेरा एक वेक्टर है x1 प्लस x2, और एक मेरा वेक्टर है y1 कॉमा y2। अरे प्लस क्यों डाल दिया मैंने यहाँ पे, x1 कॉमा x2 और y1 कॉमा y2 मेरे पास क्या है, वेक्टर से दो। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ, y1 कॉमा y2। ठीक है, अब मैं इनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये क्या फॉलो करने चाहिए, ये वो फॉलो करनी चाहिए, आपको रूल है पता है ना, एसोसिएटिविटी रूल है। तो एक बार करके देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ ना कि इनको इस बार क्या करूँ, मैं ऐड करना है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मेरा वाई वेक्टर है वो एक नेगेटिव वेक्टर है, तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा मैं। तो अब मैं इसको ऐड करने जाऊँगा तो क्या आंसर आएगा, x1 माइनस y1, ये आएगा पहला कोऑर्डिनेट, है ना, पहला कोऑर्डिनेट आएगा x1 माइनस y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा x2 माइनस y2। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट आएंगे। अब उस उल्टा करके देखते हैं, y1 कॉमा y2 को ऐड करके देखते हैं, किसमें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, y1 कॉमा y2, ये मेरा ना कॉमा और वन सेम सेम लग रहा है बड़ा ही, 1 और कॉमा, ठीक है ये सही है। इसको मैं किसमें इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, इसको x1 कॉमा x2 को। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, y1 माइनस में x1 आएगा और y2 माइनस में x2 आएगा। तो क्या ये और ये वैल्यू सेम है, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं अगर 2 में से 5 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 5 में से 2 घटाऊंगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। तो दोनों की वैल्यूज़ क्या हो रही है, बिल्कुल अलग आ रही है। तो इसका मतलब ना ही ये सेम है ना ही ये सेम है। तो यहाँ पे ये जो क्या होल्ड करना था, यहाँ पे वो एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए थी, पर यहाँ पे वो होल्ड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि ये हमारा वेक्टर स्पेस का, ये दोनों वेक्टर हमारे वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद चेक करके देख लेना एक बार। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको वही करना है कि एक सी को लेना है x1 और x2 से मल्टीप्लाई करना है, x1 और x2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cx1 cx2। क्या ये ट्रू है, ये तो ट्रू लग रहा है भाई मुझे, है ना, ये तो ट्रू लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ही फॉलो नहीं हो गई, जब एक चीज़ फेल हो गई तो फिर दूसरी चीज़ पे हमें कोई जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे आसानी से। टॉपिक है वो क्या है, कैंसिलेशन लॉ ऑफ वेक्टर है, कि वेक्टर्स में कैंसिलेशन लॉ क्या है। कैंसिलेशन लॉ ऐसे ही बकवास, कुछ भी चीज़ कुछ भी नहीं है, बस नाम खतरनाक सा है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर v1 प्लस v2 प्लस v3 तीन वेक्टर्स है, ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है क्या, कि v1 प्लस v2 प्लस v3, तीन लिख रखा है मैंने, ऐसे करके लिखूँ v1 प्लस v3, इन्होंने कैसे लिख रखा है, सच डैट v1 प्लस v3 इज इक्वल्स टू v2 प्लस v3। अच्छा, ये ऐसे करके नहीं लिख रहे, इन्हीं की तरह से लिखते हैं। कैसे लिखा है इन लोगों ने, इन लोगों ने ऐसे लिखा v1 प्लस v3 इज इक्वल्स टू v2 प्लस v3, ऐसे लिखा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिलेशन यही बोलता है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कैसे कैंसिल हो सकते हैं, आप देखो, मेरे पास कोई वेक्टर v1 था, मैंने इसमें समथिंग कुछ मान लो 8 जोड़ दिया। मेरे पास कोई वेक्टर v2 था, मैंने इसमें कुछ 8 जोड़ दिया। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर मैंने इनको जोड़ा नहीं होता तो क्या v1 और v2 बराबर ही होते, है ना। तो वहाँ पर यही वाली बात है कि इसका मतलब जो भी हमारा हम जोड़ते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, या तो इस तरीके से समझ लो कि v1, है ना, ये क्या है, अगर मैं ऐसा करूँ v1 प्लस v3 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू v2 प्लस v3 लिखा हुआ है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि v1 प्लस v3, मैं दोनों साइड ना v3 माइनस v3 वेक्टर को ऐड कर दे रहा हूँ, यानी कि v3 वेक्टर के अपोजिट वेक्टर को ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, 0, ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, 0।
तो v1 प्लस इज इक्वल टू v2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, कोरोलरीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस ये जो हमने जैसे लॉ पढ़ा ना, तो इस लॉ के जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसकी वजह से हमें क्या क्या देखना मिला, वो उसी को बोलते हैं कोरोलरीज। ठीक है, चलो मैं सही सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पता नहीं सही नहीं की, पर इसी को ऐसा बोलते हैं। आप समझ लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि ऊपर वाली जो चीज हुई है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो है ये। ठीक है, तो बोला कि वेक्टर जीरो डिस्क्राइब इन थ्री इज यूनिक, इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला कि ये वाला जो वेक्टर मिला मुझे, जीरो वेक्टर, कौन सा जीरो वेक्टर, ये थर्ड वाली इक्वेशन कहाँ पे थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ऊपर लिखी थी ना मैंने, ये थर्ड वाले में जो ये वेक्टर जी जीरो मिला था ना, ये क्या बोलता है, ये यूनिक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसका मतलब यही हुआ, कहाँ गया मेरा ये नया वाला, देखो कि ये जो मेरा v3 वेक्टर था जिसको मैंने ऐड किया, क्या मैं इस सेम v3 को ऐड करूंगा तभी ये चीज होल्ड करेगी ना, उससे उसके सिवा तो होल्ड करेगी नहीं। यानी कि मेरा जो v3 है इट इज यूनिक, यानी कि ऐसा ये इसको जिसको भी माइनस कर रहा हूँ वो एक यूनिक वेक्टर है, ये वाली बात बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है द वेक्टर v, यूनिक का मतलब समझे ना आप, कि यार खुद सोचो ना, मैंने v3 लिख रखा है यहाँ पे है ना, अगर मैं इसको v4 ऐड करता यहाँ पे, कुछ नया वेक्टर ऐड कर देता, तो क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू हो पाती, v1 इज इक्वल टू v हो पाता, नहीं हो पाता ना। तो इसने वही बोला कि जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो वो आप अपने आप में ही क्या है, यूनिक है, उसकी तरह और कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा बोल रहा है वो। द वेक्टर v डिस्क्राइब इन 4 इज यूनिक एंड इट्स स्टैंडर्ड टू रेफर टू एज माइनस वी, वही वाली बात जो अभी मैंने आपको बताई, सेम वाली बात है। ठीक है, कि v3 का जो यूनिक वेक्टर होगा वो -3 एक यूनिक वेक्टर है, इसके सिवा और वो कोई हो ही नहीं सकता, वही वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दे रखी है। इफ एनी वेक्टर स्पेस वी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बोला कि हर एक वेक्टर स्पेस के लिए ये चीज हमारी ट्रू होती है। आप याद रखना इसको, ये ना बहुत ज्यादा पूछ भी लेता है, हमें एमसीक्यूज में पूछ लेता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बोला हुआ कि 0 × v इज इक्वल टू 0 फॉर ईच वेक्टर, आपको 10 बार बता दिया मैंने ऊपर से नीचे तक, कि -v/c/v, यानी कि किसी में -c को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको माइनस को बाहर रख के सी को अंडर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ, या फिर c × 0 हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा, कि किसी भी जीरो वेक्टर में मैं कोई अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो मेरा ये है, कोई जीरो वेक्टर है, 0 0 0, ठीक है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी ये 0 0 0 वेक्टर जाएगा, वही चीज़ ये बता रहा है लास्ट वाला। ठीक है, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब इसका काम क्या है, इसका काम है, ये वेक्टर्स का हमारा ज़्यादा काम क्या होता है, हम इसको स्टॉक टेकिंग में यूज़ करते हैं। स्टॉक टेकिंग मतलब कि अगर मान लो मेरे पास कोई वो है, मैंने कोई अपनी दुकान उकान खोल रखी है ना कोई, तो अगर मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ या कितना सामान मेरे पास आ रहा है उसका सारा स्टॉक वगैरह को ना रखने के लिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना राइस इन केजी, कि मेरे पास इन स्टॉक में 200 था, बायर ने 6 ले लिया, इसने 14 ले लिया, इसने सी ले लिया, इतना नया स्टॉक इतना आया हमारे पास। तो वही बात है कि इन स्टॉक तो 200 था तो मेरा प्लस 200 था। याद रखना, जो हमारे पास स्टॉक में होता है, यानी कि जो हमारा आया, हमारे पास माल आया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्लस में ले करेंगे। सीधी सी बात है कि वो हमारे पास ऐड हुआ ना, और मेरे बायर ने खरीद लिया तो मैं इसको किस में लूंगा, माइनस में लूंगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और जो न्यू स्टॉक है उसको भी प्लस में लूंगा। ठीक है, तो यही ये जो हमने कहाँ देखा था, ये हमने वीक 1 में देखा था, सेम एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है कि हम वेक्टर स्पेसिस का, वेक्टर्स का स्पेसिस का यूज करके हम ऐसा स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में बोल रहा है ये कि, अच्छा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसने बोला कि ना एक एक्स वाई प्लेन को लिया इसने, और अब उसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना है। तो चलिए कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, पहले मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, हाँ चलो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को पहले डिफाइन करता हूँ। देखो, मान लो मेरा एक प्लेन था, एक्स वाई प्लेन, ये मेरा था एक्स और वाई प्लेन था। ठीक है, मेरे पास यहाँ एक वेक्टर था, मैं थोड़ा सा इसको, ये मेरा एक वेक्टर था। ठीक, इस वेक्टर का नाम क्या था, इसका नाम था, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2,4, ये है क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो दो ही हो गए है ना। अब मैंने बोला कि भाई मुझे इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे 6 मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो अब मेरे क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, 12, 6 2 12 और 6 4 24, यही हो जाएंगे। अब क्या मेरी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं, डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हुई मेरे वेक्टर की। आप ना, आप ग्राफ लेना, मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ लेना और ना आप ऐसे 0 लिख के 1 2 करके कोऑर्डिनेट करके देखना, तो देखना जो 12,4 ना, ये 2,4 है, इस डायरेक्शन में है ना, 12,4 भी आपको यहीं पे कहीं आगे जाके मिलेगा। यानी कि वेक्टर जो है वो क्या हो गया है, बस
एक्सटेंड हो गया है, समझे? तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जब भी हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में, हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका लेंथ एक्सटेंड हो जाता है और उस पे वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई, उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसकी लेंथ एक्सटेंड हो जाती है। यानी कि जो मेरा न्यू वेक्टर है वो ये क्या है, रेड वाला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? आई होप आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा। अब एडिशन भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। एडिशन हमेशा उस रूल से होता है, वो रूल हमने पढ़ा होगा। कौन सा? फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था ना हमने। तो उसी को हमें देखना है यहाँ पे कि कैसे होता है। कि मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, ये रहा, ए वेक्टर है मान लो, और एक मेरा वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक है? सर ने, आप ना एक बार वीडियो देखना, सर किया सर ने ना काबू से विजुअलाइजेशन से दिखा रखा था, एक वीडियो दिखाई थी, वो वीडियो यहाँ मैं दिखा नहीं सकता लेकिन आप चाहोगे ना तो शायद वीक टू, हाँ वीक टू के एंड में होगा शायद, क्योंकि ये शायद वीक टू का ही टॉपिक है, तो उसी के एंड में आप देखना एक वीडियो दिखाई होगी सर ने कि कैसे इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बस बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा ये वेक्टर है, वेक्टर में ना पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, यानी कि जैसे ये है तो मैं इसके पैरेलली इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो वो क्या कुछ ऐसा दिखेगा, ए, है ना, बिल्कुल ऐसे दिखेगा सेम टू सेम। मैंने इसको उठा के ऐसा समझ सकते हो आप, मैंने इसको उठाया यहाँ से और पैरेलल वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है? वैसे बी को भी मैंने उठाया यहाँ से, यहाँ पे मैंने पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरा बी वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम यही कहता था कि इन दोनों के बीच की इस पैरेलल का जो डायगोनल है, एक कोई और कलर ले लेता हूँ, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये लाइन भी सीधी नहीं खींच पा रहा, ये जो है, ठीक है, ये जो हमारा न्यू आर वेक्टर, यही क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। तो हम ऐसे करके एडिशन करते हैं इसमें, किसमें, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, किसी भी एक्स और वाई प्लेन में अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। समझे? आई होप ये समझ गए होंगे आप एडिशन भी, ठीक है? ठीक है, तो हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स में जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, लीनियरली कॉम्बिनेशन यानी कि दो वेक्टर्स हैं, उनको हमने क्या करा, कंबाइन कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलूंगा। लीनियर का मतलब जैसे हुआ कि अगर x1 कॉमा x2 था, ठीक है, और y1 कॉमा y2 था, तो मैंने लीनियरली यानी कि इसको इससे ऐसे करके कंबाइन करके न्यू वेक्टर फॉर्म कर दिया, उसी को क्या बोलूंगा मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वही बोला कि लेट v बी अ वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 vn आर वेक्टर बिलोंगिंग टू दिस वेक्टर स्पेस, ठीक है? यानी कि ये जो हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स है, वो वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विद कोफिशिएंट, अच्छा ये क्या है, इसकी कोफिशिएंट है, किसके कोफिशिएंट है, ये वेक्टर्स की कोफिशिएंट है, ठीक है? वेक्टर सी कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा भाई, कि यानी कि ऐसे यार कि सी वी था ना, तो सी इसका कोफिशिएंट ही तो था, है ना? तो ये वो किसी आर से बिलोंग करते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता किस फॉर्म में है, आपको बताता हूँ, कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक ए आई वी आई, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे क्या है ये, कि जितने भी वेक्टर्स है यार, सिंपल सी बात है, जो भी वेक्टर्स है, जैसे कि मैं आपको अपने यहाँ पे लिख के दिखाऊं, हाँ जैसे कि A1 प्लस, A1 नहीं, यहाँ पे देखो, इस ए आई वी ए का मतलब क्या है, यानी कि आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है, तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, ठीक है, डॉट 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 AN V N। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समीशन है, ये पूरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, यानी कि ऐसे करके हम वेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ पाओगे। तो देखो यहाँ लिखा है 2 1 2 प्लस 2 1 1 ये आ गया 4 5 के बराबर। देखिए कैसे आया है, ये जो चीज़ है, ये हमारा क्या है, ए है, देखो क्या आगे का ए है, ये मेरा क्या है, V1 वेक्टर है, ये मेरा यहाँ पे जो 1 लिखा है वो क्या है, मेरा A2 है, और ये मेरा क्या है, V2 वेक्टर है, समझे? ऐसे करके हम इसने कंबाइन किया है। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 1, अब इसको क्या करेंगे, 2 + 2 4 और 4 + 1 5, तो ये करके हमारा कंबाइन होकर नया वेक्टर फॉर्म हो गया, जिसको हमने क्या बोला, 4 5 वाला वेक्टर बोला। अगर मुझे इसको प्लेन में विजुलाइज करना है तो इसको हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि एक ये रहा, एक मेरा वेक्टर था यहाँ पे, कौन सा वेक्टर था ये, 2 1 था, ठीक है, और एक मेरा वेक्टर ये था, 1 2 था। इन दोनों का सम हुआ तो एक नया वेक्टर बनेगा,
कौन सा नया वेक्टर बनेगा, दोनों के बीच से निकलना चाहिए, है ना। वो क्या होगा, 4,5 होगा। आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं यहाँ से ऐसे करके, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए, नहीं यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस समझा देता हूँ। तो टाइम थोड़ा कम है, इससे मैं थोड़ा जल्दीबाजी में ना कभी कभी कुछ चीज़ें मिस कर दे रहा हूँ बताना। देखिए, जैसे पहला वाला वेक्टर क्या था, ये वाला जो वेक्टर था ये तो 2,1 था। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। ये कितना था, 2,1 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वेक्टर था ये तो 1,2 था शुरू में, लेकिन इससे 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इसी डायरेक्शन में वेक्टर एक्सटेंड हो गया होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल हो गया होगा, है ना। और ये एक्सटेंड हो गया, क्या बन गया, 2,4 बन गया, समझे। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का हमने क्या लिया, कलर्स। ये वाला हमारा जो रिजल्टेंट हुआ, ये हमारा जो नया वेक्टर है वो 4,5 बन गया। वो इस नए वेक्टर, ये पर्पल वाले और इस नीचे रेड वाले, इन दोनों का सम होगा ये जो नया वाला बना है। अब मैं इसको ऐसे करके पैरेललोग्राम पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे आगे देखते हैं। आगे बोला है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अच्छा, प्रीवियस वाले का ही बता रखा है। बोला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ताकि आपको भी बाद में रिवाइज करें ना, तो आप को मतलब इजी हो। इन द प्रीवियस एग्जांपल वी सी दैट दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर 2,1, वही बता रखा है। ये बन के 4,5 हुआ था, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। ने बोला कि ना ऐसा भी कर सकते हैं ये, कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा इसको इसको प्लस करके ये आ रहा था। अब भाई अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं इसको ऐसा करके लिख दूं कि ये जो 4,5 था इसको मैंने इधर भेज दिया, है ना। नहीं, 4,5 उधर नहीं भेजा। ये जो मेरा 2,1 था इसको मैंने उठा के राइट साइड भेज दिया, तो इसका और इसका सम माइनस करके भी यही आ रहा है। समझे नहीं होंगे ना आप, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे, कहाँ पे गया, 2,1,2 था, ठीक है, 2,1,2 था, प्लस 2,1 था आई थिंक, हाँ, 4,5 के बराबर था, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार अगर मैं इसको ऐसा करूं, ये 4,5 है, 4,5 को तो मैं यहीं पे रहने दूं, ठीक है। इस पूरे वेक्टर को मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड दे दूं पहले, सबसे पहले सब पूरे वेक्टर को मैं 2 से डिवाइड दे दूं। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से। तो ये नया जो बना ये क्या बना, ये ऐसा कुछ बनेगा कि 1 बाय, एक मिनट मैं उसे लिख रहा हूँ, 1/2 4,5, ये इधर बन गया है ये चीज़। अब ये तो था 2 से 2 मर गया, तो 1,2 बचा, है ना। और ये जो है क्या, कि 2,1 है, तो ये भी क्या बन गया, 1/2 2,1 बना, है ना। तो इसको मैं लिख दिया कि माइनस में, उसको साइड भेज दिया, माइनस में 1/2 2,1, ये किसके बराबर आ रहा है, 1,2 के बराबर आ रहा है। अब करके भी देख लेना, ऐसे 2 से मरेगा 2, तो देखो 2 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, क्योंकि ये भी मर जाएगा ना, तो 1 बचेगा। और 5 है, 5/2 में से 1/2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ भी हमें प्रूफ होती है। इसने बोला कि अगर मैं उल्टा सीधा भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो कहलाएगा हमारा वेक्टर एडिशन ही। ये जो माइनस है ये क्या डिनोट करता है, बस ये इस वेक्टर का नेगेटिव डिनोट करता है, हो तो रहा है, एडिशन ही हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप ये भी यहाँ पे समझ चुके होंगे। ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने एक बार के लिए, कि अगर मैं, अच्छा अब इन्होंने बोला कि यार अगर तुम ऐसा करते, इस वाले वेक्टर को भी मैं उठा के इधर ले आऊं, तो 1,2 +2,1, अब ये और ये आपस में इक्वल है, आपको क्योंकि बीच में देखो इक्वल का साइन है, तो अगर मैंने इस वाले पूरे में से इसको घटा दिया तो क्या जीरो नहीं आ जाना चाहिए, तो वही तो, इसको मैंने ऐसे करके क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ लिख रखा है देखो मैंने, ये रहा जीरो वेक्टर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है, जीरो वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर विद नॉन जीरो कोफिशिएंट्स, है ना। कि इनके देखो सारे के नॉन जीरो कोफिशिएंट्स है, और इनका जो एडिशन आके आया है पूरा क्या है, जीरो आ गया। तो यहाँ से हम समझे कि अगर जीरो वेक्टर हो भी ना, लेकिन अगर ऐसा प्लस माइनस करके कभी भी हो सकता है कि जीरो वेक्टर हमारा बन सकता है। आई होप आप ये समझे होंगे। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, सेम टू सेम, कि 3,2,1, अबे 3,2,1 +2 -2,3 = 2,9।
तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब इसको हमने माइनस करेंगे, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, लीनियर कंबाइन हो गया। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे आसानी से, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर मैं इसका भी वो बनाना चाहूँ डायग्राम, तो यहाँ पे बना सकता हूँ। कैसे होगा, वही कि एक मेरा वेक्टर जो था, अच्छा ये वाला वेक्टर ना अलग अलग प्लेन में भी है, माइनस वाला भी है ना, तो मुझे माइनस वाला भी बनाना पड़ेगा। ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक्स प्लेन, ये मेरा वाई प्लेन, ये मेरा माइनस एक्स प्लेन। ठीक है, ये जो मेरा वेक्टर है -2, 3, ये किधर बिलोंग करेगा, ये माइनस वाला है, तो एक्स माइनस में ना, तो ये कहीं ऐसे करके होगा ये वेक्टर, कहीं ऐसे करके होगा ये वेक्टर। अबे यार, ये लाइन नहीं खींच पा रहा मैं सीधी, ऐसे करके होगा वेक्टर। ठीक है, -2, 3, इसमें इन्होंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये वेक्टर कुछ ऐसे करके एक्सटेंड हो गया होगा, है ना। तो यार सेम सेम लाइन में एक्सटेंड हो गया होगा, और क्या बन गया होगा, -4, 6 बन गया होगा। ठीक है, वैसे ही ये जो दूसरा वाला वेक्टर है, ये 2, 1, ये तो हमारा इसी प्लेन में है, इसको पिंक से बना देता हूँ, ये जो है मेरे इसी प्लेन में है, 2, 1। अब इसको भी मैंने क्या किया होगा, 2, 1, इसको भी क्या किया है, 2, 3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ये भी क्या हो गया होगा, एक्सटेंड हो गया होगा, और कुछ ऐसा बना लिया होगा इसने, 6, 3 नया वेक्टर जो बन गया होगा। अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पैरेललोग्राम बनाना होगा, इसको पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। तो अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँगा, तो कुछ ऐसे करके कंप्लीट होगा, है ना। और इनके बीच का जो नया वेक्टर मिला, पैनी नंबर ऑफ पैनी खत्म हो गया मेरे पास, कौन सा कलर लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, डन। ये जो मेरा ये वेक्टर ये जो बना, यही क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, जिसका नाम क्या होगा, 2, 9 वेक्टर होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझे होंगे कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। मैंने इसलिए आपको 2 बार क्लियर करवा दिया ये सेम चीज़। अब वापस देखो, मैंने यहाँ पे सेम चीज़ लिख दी है कि 2, 9 लीनियर है, तो अगर मैं भी इसको ऐसे करके दोनों को प्लस करूँगा तो 2, 9 आ जाएगा। अगर मैं उसको उठा के इधर ले आऊँगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, ये मैंने बस लिख रखा है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं। जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाया ना, ये वही करके दिखाया यहाँ पे भी। फिर इसने आयन में यही बोला कि अगर मैं सबको एक साइड ले आऊंगा, तो मेरा जो राइट में मुझे 0, 0 में वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर का कॉम्बिनेशन भी मेरा 0 वेक्टर बन सकता है विद नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आई होप ये भी समझे होंगे। अब एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर है, ये 3 और 3 वेक्टर्स के बीच का है, यानी कि अगर 3 वेक्टर्स का मुझे अगर समीशन लेना है तो कैसे लूंगा। चलिए सिंपल है ये भी। तो 2, ये R3 में है ना, इसलिए देखो 3 वेक्टर, 1, 2, 3, 3 कोऑर्डिनेट्स है इसके। 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2, 0, 2, 1 +3/2, 2, 2, 0 = 3, 7, 2, ये बन गया। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 0, 2, 2 = 4, 2, 1 = 2, प्लस ये से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3, 3, 0, और फिर एंड में प्लस होने के बाद क्या आ जाएगा, तो 0 + 3, 3, 4 + 3, 7, एंड 2 + 2, 2 + 1, 2 + 0, 2। तो ये आ गया, कितना आसानी से हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसका भी आप बना के देख सकते हैं, आप वो खुद करना, मैंने आपको 2 बार बना के दिखा दिया, आप तीसरे वाले का खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही होगा। और यहाँ पे वापस मैंने वही लिख रखे हैं, इसके आप एक बार इसको रीड कर लेना, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम रीड कर लेना, सेम टू सेम वही आ जाएगा। सबको एक साइड ले आएंगे तो ये भी 0 वेक्टर बनेगा, यानी कि सारे जितने भी ये है ना वेक्टर स्पेसिस के, सारे सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया था कि वेक्टर स्पेसिस है क्या है, कि ये ऐसा घर है जिसमें एक रूल फॉलो हो रहा है, और वो रूल सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अगला क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, द प्लेन ऑफ द 2 वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस बाय द इक्वेशंस। हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, ये जो इक्वेशंस है, मैं ये जो हमारे प्लेन्स है, इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, 2x - 2y + 4z = 0। कैसे लिखी मैंने इक्वेशन, इक्वेशन लिखनी आपने वहाँ सीखी होगी, अपने मैथ्स 1 के कंपोनेंट्स में सीखी होगी, है ना। इजीली लिख सकते हैं इक्वेशन, अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट, तो कहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन अलग अलग फॉर्म पढ़ी थी ना हमने, कि स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, है ना। उनके हिसाब से ऐसे इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो इसको मैं अगर इसमें डालूंगा तो ये सेटिस्फाई भी कर जाएगी। तो इन्होंने बोला
कि अगर ये यहाँ पे क्या है, मेरा एक इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है मेरी, है ना। तो अगर मैं करूँ एक, लेट अस चूज अ वेक्टर विच इज नॉट इन द प्लेन से 1,2,0, वी क्लेम दैट दी 1,2 रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये अच्छा ये समझे। अब ये क्या है इसका मतलब, इसने बोला कि अभी तक हम जितने भी वेक्टर्स देख रहे थे, जितना भी हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे, वो सब क्या थे, से वो सब क्या थे, सेम प्लेन में थे, ठीक है। ये भी क्या है, सेम प्लेन में था हमारा ये वाला वेक्टर भी, ये तीनों वेक्टर भी सेम प्लेन में थे। सेम प्लेन का मतलब यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर थे। अब मान लो कोई ऐसा हुआ कि कोई वेक्टर है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये मेरा देखो टैब थोड़ा काम नहीं कर रहा है, कोई मेरा वेक्टर है कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और कोई अगला वेक्टर जेड एक्स प्लेन के अंदर है। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। हमें कैसे पता चलेगा वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है, देखो 1,2,0 को इसमें डाल के देखो, 2 1 -2 2 +4 × 0, कितना आंसर है, 2 - 2 4, कितना -2 आ रहा है, पर यहाँ तो 0 आ रहा था। इसका मतलब समझ गए हम कि जो 1,2,0 है वो इस प्लेन से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो उसी को हमें चेक करना है कि कैसे हम उसको बता सकते हैं। अरे लीनियर डिपेंडेंस आ गया। हम्म ओके, अच्छा ये इन्होंने प्रूफ करना भी बोला, एक बार मैं प्रूफ कर देता हूँ आपको। देखो ये एक मेरा है, एक ये मेरा है, इसने बोला कि इन दोनों का सम करके ये नहीं आएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं करूँ 0,2,1, ठीक है, और इसमें मुझे क्या सम करना है, 2,2,0, क्या आना चाहिए, 1,2,0, ये आना चाहिए। लेकिन ए और बी हमें पता ही नहीं है, हमें कोफिशिएंट थोड़ा ना पता है इनके, हमें बताया नहीं है ना यहाँ पे कोफिशिएंट के बारे में। देखो ऊपर वाले में हमेशा कोफिशिएंट के बारे में बताते थे कि ये रहा कोफिशिएंट, ये रहा कोफिशिएंट, तो हमने कोई कोफिशिएंट मान लिया, चलो A, B, C मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको जरा उसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, इक्वेशन की फॉर्म में लिख के एक बार इसको मैं देखता हूँ, कैसे देखूंगा मैं। ए, इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, A × 0 A, 2 × A 2 A, A × 1 A, प्लस B × 2 2B, B × 2 2B एंड 0। ये किसके बराबर आ रहा है, 1,2,0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप कंपेयर करो, A + 2B मिलके क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 2A + 2B मिलके क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। 2 बन रहा है, हाँ 2 बन रहा है। और A + 0 मिलके क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, यानी कि A की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसको जरा लिख के देखते हैं हम एक बार। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं ए यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा, तो 2B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ रही है, यानी B की वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में जरा ये डालना, तो 2B की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, यानी कि B की वैल्यू आ रही है 1। भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, एक ही बार में बी की वैल्यू 2 कैसे आ सकती है, एक बार 1 भी आ रही है 1/2 भी आ रही है। इसका मतलब हम समझ गए कि भाई ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये क्या होता है, फेल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीज़ है हमारा अलग प्लेन में है, तो हम यहाँ से समझ गए कि लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ सेम प्लेन पे वर्क करेगा, कि अगर कोई और प्लेन का आदमी आ जाएगा, कोई और प्लेन का वेक्टर आ जाएगा, तो वो उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ अपने प्लेन के साथ ही कंबाइन करेगा। हमने कैसे जाना, हमने इसको इस चीज़ को प्रूव करके यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप बी की वैल्यू 2 है, 2B की वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसी कारण ये हमारा फॉल्स होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा लीनियर डिपेंडेंस है, कि लीनियर डिपेंडेंस होता क्या है। तो कुछ नहीं, ये भी बहुत सिंपल सा है। अभी हमने लीनियर क्या देखा था, कॉम्बिनेशन देखा था, तो ये भी उसकी तरह ही है कि अगर हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, ये जो चीज़ थी लीनियर कॉम्बिनेशन थी, ये वो अगर 0 के बराबर आता है, और कंडीशन है कि जो हमारे A1 A2 हैं, A1 A2 जितने भी हमारे हैं ना, वो क्या होने चाहिए, वो नॉन जीरो होने चाहिए। अच्छा सारे नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, ऐसा हो सकता है मान लो कि मेरा A1 जो है कुछ था 8 था, है ना, A2 मेरा कुछ 12 था, हो सकता है कि A3 0 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई A1 A2 A3 ... सब के सब हमारे जीरो नहीं होने चाहिए, ये वाली बात याद रखना आप। दो कंडीशन है, पहली क्या, कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आना चाहिए। दूसरा,
उनके जो कोफिशिएंट है नॉन जीरो कोफिशिएंट होने चाहिए सारे, सारे नहीं मतलब कि कुछ कोफिशिएंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी अगर जीरो तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ये वाली बात याद रखना आप क्या, कि सारे कोफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने 2,3,7, और एक लिया 5/3, 5/2, 35/6, ये दोनों लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सबट्रैक्ट कैसे करूँगा, नहीं मेरे को चेक करना है कि ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो मुझे पता है क्या, कि इन दोनों का जो सम है वो किसके जीरो के बराबर आना चाहिए, है ना। तो मैं करके देख लेता हूँ कि 2,3,7 प्लस 5/3, 5/3, 5/2, 35/6, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0,0,0 के बराबर आना चाहिए। क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, इन्होंने तो बोला यार कि A1 V1 प्लस A2 V2 सबको मिला के जीरो के बराबर आना चाहिए। तो A1 V1 प्लस A2 V2 सबको मिला के जीरो। अच्छा A1 कोफिशिएंट कहाँ है यहाँ पे भाई, कोफिशिएंट नहीं है, हमें खुद लिखने पड़ेंगे कोफिशिएंट। तो ए मैंने इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है वो नॉर्मल आ रही होगी, ठीक आ रही होगी, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये लीनियर डिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। जो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू ना 5 आ जाती है और बी की वैल्यू 6 आती है। सॉल्व करके आप देख लेना, मैं इसलिए सॉल्व करके नहीं दिखा रहा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है ना, इसलिए। तो ए की वैल्यू 5 आती है और बी की वैल्यू 6 आती है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा कि ए की वैल्यू मैंने 5 डाल दी और बी की वैल्यू क्या डाल दी, 6 डाल दी, ठीक है। तो आप देखो 5 2 10, नहीं बी की वैल्यू -6 आती है, सॉरी -6 आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 2 10, 10, 10 में से देखो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 5, ये भी क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। इसको देखो 5 3 15, और यहाँ पे भी 6 को 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 5 15, ये भी जीरो आएगा। और सेम टू सेम 7 5 और 6 ये भी मर जाएगा, तो 6 से 6 मर जाएगा। और 35, तो 7 5 और 35 तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा हमारा प्रूफ होता है कि हाँ ये दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। इसलिए मैं क्या बोल दूंगा कि जो वेक्टर्स है दोनों आपस में क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, ओ लीनियर डिपेंडेंस है, डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अब क्या होगा, अगर कोई सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि उल्टा उल्टा कह सकते हो आप, ये बोलो ना कि अगर सेट ऑफ वेक्टर V1 फॉर्म टू इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट, उल्टा ही है और कुछ नहीं है इसमें। आई होप समझे होंगे, ये वाली बात है ना। इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, जीरो वेक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लीनियर डिपेंडेंस के लिए मैंने इतनी जगह छोड़ी थी। एक एग्जांपल मुझे आई थिंक और करवाना है लीनियर इंडिपेंडेंट वाले का, तो मैं इसको कहाँ करवाऊँ, इसी को मिटा के मैं यहीं पे वापस करवा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और है, इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा, इसलिए मैं करवा देता हूँ वो वाला। पता नहीं मैंने जगह क्यों नहीं छोड़ी, याद भी नहीं आ रहा मुझे। हाँ, चलिए। थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया ना मैंने पीपीटी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि अपना भी करूँ और ये वाला भी, इसलिए। तो मैंने इसलिए ट्राई कर रहा था कि कम से कम कि वीक 4 तक तो अपलोड कर ही दूँ। तो अभी वीक 3 आज अपलोड हो जाएगा, और फिर कल मैं वीक 4 को आपको अपलोड करके दे दूँगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ठीक है।
तो एग्जांपल्स में देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ऑफ वेक्टर लिया है, मैंने लिया है 2 1 2, एक लिया है 3 0 1, ठीक है, और एक और लिया है 10 -4 2, मान लो ये लिया है मैंने, ठीक है, -2 ये लिया है। मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों को चेक करो ये है कि नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तीनों को सम करूँगा। क्या तीनों का सम 0 के बराबर आ रहा है? चलो मैं इनके कोफिशिएंट भी आपको साथ में लिख के दे देता हूँ। अच्छा कोफिशिएंट आप चेक कैसे करोगे, मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना है आपको यार, पहले ए मान लेना है कुछ भी, फिर प्लस इसके लिए बी मान लो, प्लस इसके लिए सी मान लो, इज इक्वल्स टू 0 0 0। अब क्या करना है आपको, इक्वेशंस बनेगी देखो, 2a प्लस 3b, ठीक है, 3 × b प्लस 10 × c मिलके 0 हो रहा है। ये इक्वेशन बनी, वैसे ही करके आपको हर जगह से 3 इक्वेशन मिल जाएगी, आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि यार ये जो पार्ट है ये हमारा उसका पार्ट है, मतलब पहले जो हमने पढ़ चुके हैं, तो वापस यहाँ पे रिपीट करवाने का कोई फायदा नहीं है। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी, अगर आपको नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ लेना, आपको थोड़ा सा बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है, कैसे आपको करना है, वैसे आपको आती होगी, इतना तो मुझे लगता ही है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे हाफ आएगी, और नहीं बी की वैल्यू हाफ नहीं आएगी, बी की वैल्यू आएगी -3 आएगी, और जो सी की वैल्यू है वो क्या आएगी, हाफ आएगी, ठीक है। तो अब डाल देते हैं यहाँ पे हम जल्दी से वैल्यूज। तो मैंने डाला क्या कि 2 2 1 2 प्लस प्लस नहीं -3 है ना, तो माइनस ही लग लेता हूँ, -3 3 0 1 एंड प्लस हाफ 10 -4 -2। ये किसके बराबर आ रहा है, 0 0 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप चेक कर लेना, आप माइनस में प्लस करके देखना, 0 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जो सेट्स हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ होती है कि मैंने आपको ऊपर शुरू में बताया था कि ना, मेरे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे 0 नहीं होने चाहिए, कहाँ गया, सारे 0 नहीं होने चाहिए, पर एक या दो या कुछ 0 हो सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने कोई ऐसा वेक्टर ले लिया, यहीं पे ले लिया, मान लो मैंने कोई ऐसा वेक्टर ले लिया, ये मेरा 2 1 2 था, -3 सॉरी कॉल आ गया था, 3 0 1 था, प्लस हाफ 10 -4 -2 था। मैंने एक ऐसा ले लिया जिसका 0 कोफिशिएंट था, कोई भी ऐसे रैंडम वेक्टर ले लिया, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो ये कुछ इसको कॉन्ट्राडिक्ट तो करेगा नहीं, ये 0 0 के बराबर ही रहेगा, समझे। तो इसलिए उन्होंने बोला था क्या कि भाई बाकी अगर हमारे वो है कि नॉन जीरो है और एक जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा मेरा, हमारा वो फिर भी लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बाहर निकलती है, क्या स्टेटमेंट बाहर निकलती है यहाँ से, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि इफ अ सेट इज linearly dependent then so is every superset superset of it। अब सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट का मतलब ये कि जैसे मान लो मेरा एक सेट है 2,4, है ना, ये मान लो मेरा इससे बिलोंग करता है, तो ये जो ये मेरा बड़ा वाला सेट है ये इसका क्या है, पिछले वाले का सुपर सेट है। तो इन्होंने वही बोला कि अगर आपके पास ये 3 सेट था वेक्टर्स का, अब मैंने इसमें इसको जोड़ दिया तो ये जो बड़ा सा बन गया ये क्या है, सुपर सेट है। तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि अगर ना एक सेट अगर फॉलो कर रहा है किसी लीनियर इंडिपेंडेंस को, अगर मैंने उसमें कोई नया चीज जोड़ दिया तो उसका सुपर सेट बन गया, अब उसका सुपर सेट भी इसको फॉलो करेगा, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट काफी ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप आपको लीनियर डिपेंडेंस समझ आया होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट मैंने आपको बताया थोड़ा इसके बारे में क्या, कि भाई अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी और बिल्कुल उल्टा सा है इसका वही, कि वही इन्होंने बोला कि अगर ये चीज हमारा 0 के बराबर है, ठीक है, तो ये चीज लीनियरली इंडिपेंडेंट में कब सेटिस्फाई होगी, जब ए आई ए यानी कि हमारे जो कोफिशिएंट थे A1 A2 A3 ये सारे किस डॉट 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 AN किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। वहां क्या था, ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ये था ना, इतना ऊपर क्यों चले जाता हूँ, वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए थे सारे के सारे, एक दो हो सकते हैं, सारे नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भाई सारे ही हमारे क्या है, 0 के बराबर होने चाहिए, तभी उसको क्या बोल दूंगा मैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दूंगा। बोला ना इसने कि 0 फॉर ऑल i = 1 से लेके n तक, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे।
ठीक है, क्लियर है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ये आप पढ़ लेना यहाँ पे जो भी मैंने लिख रखा है। ये बस इसलिए लिख रखा है कि आप कभी बाद में रिवाइज करो तो आपको काम आए। लिखा हुआ है -1 3, क्योंकि रिवाइज करना पड़ता है, मैं जब एंड टाइम आता है ना तो उसके बाद रिवाइज करना पड़ता है उस टाइम पे। तो मान लो ये चीज़ लिखी हुई है। अब मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे। कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ, सॉरी, कोएफिशिएंट लिख लोगे, कुछ भी ए भी मान लोगे। ये 0 के 0 बराबर होने चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या ये 0 के बराबर आ रहे हैं, एक बार करके देख लेते हैं इक्वेशन। a × 1 a, 3 × a 3a, प्लस b × b 0 इज इक्वल टू 0, 0। अब a की वैल्यू क्या आ रही है, 0, है ना, यहाँ से, सॉरी, a + 2b की वैल्यू क्या आ रही है, 0। a + 2b 0 के बराबर है। और 3a प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, 3a सिर्फ 0, 3a + 0 इसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है a किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यहाँ से a 0 है अगर, तो b भी क्या है, 0 है। तो देख रहे हो दोनों कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो मैं बोल दूंगा यस, इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इजी सा एग्जाम्पल से समझ गए होंगे आप। फिर इसके बाद क्या बोला, अगला आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैंने मान लिया चलो v1 v2 vn बी सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स कंटेनिंग द जीरो वेक्टर्स, यानी कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये सारे क्या हैं, जीरो वेक्टर्स है। मतलब कि v1 v2 vn सारे जीरो वेक्टर्स है। ये बोला ना vi 0 है सबके लिए, i 1 से लेके पूरा n तक, है ना। और ai मेरा क्या है, 1 है, ai मेरा 1 है, और aj मेरा क्या है, 0 है। यानी कि इसने बोला कि a1 a2 a2 a1 a2 a3 है ना, an तक। इसने बोला कि इनमें कुछ कुछ हमारे 1 के बराबर हैं और कुछ कुछ हमारे 0 के बराबर हैं, ये बोल रहा है ये वाली बात। ठीक है, तो फिर आप खुद सोचो, अगर मैं इसकी चीज़ की वैल्यू निकालूंगा तो क्या वो 0 आएगी, बिल्कुल आएगी ना, क्योंकि सारे वेक्टर्स ही 0 है भाई मेरे, है ना। तो मैं अगर लिखूंगा a1 v1 तो ये चीज़ 0, a2 v2 ये भी चीज़ 0, a3 v3 ये भी चीज़ 0। ठीक है, तो सब हमारे इसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसने इसने यही बोला। फिर इसका मतलब यहाँ से समझे क्या हम, दो चीज़ यहाँ से समझ सके हम। पहली चीज़ क्या, कि यहाँ पे सारे कोफिशिएंट तो 0 नहीं है, तो अगर सारे कोफिशिएंट 0 होते थे तो मैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलता था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ कोफिशिएंट 1 भी है, तो मैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकता, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लीनियरली डिपेंडेंट बोलूंगा। तो हम यहाँ से समझे, ये जो जीरो वेक्टर वाला सेट होता है ना, ये ऑलवेज क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है। समझ गए होंगे आई थिंक आप, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कोई है नहीं। ओवर एक्सप्लेन मैं करूंगा ना तो आपको ज़्यादा सर में दर्द होगा। ठीक है, तो इसलिए इससे अच्छा आप इतना ही समझे बहुत है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि अभी हमने जीरो वेक्टर के बारे में तो बात कर ली, है ना। अब हम जरा किसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट दो नॉन जीरो वेक्टर्स की बात करते हैं। चलो, तो मैं मान लेता हूँ कि ना v1 और v2 मेरे दो नॉन जीरो वेक्टर्स है। लिखो क्या, नॉन जीरो वेक्टर्स है। ठीक है, क्लियर। और मैं ऐसा मान लेता हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट, मैं इसको ना कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करूंगा। लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है ना, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूव करूंगा। मैं बोल दूंगा चलो v1 और v2 को मैं मान लेता हूँ, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, मान लिया मैंने। ठीक है, तो अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है तो a1 v1 प्लस a2 v2 0 के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और a1 और a2 की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, तभी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कराएंगे, है ना। अब अगर ऐसा है तो मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ, मैंने जैसे इसको इसमें लिख रखा है ये वाला फॉर्म। अगर मैं इस इक्वेशन को, जो मेरी पूरी इक्वेशन है, मैं इसको किससे डिवाइड दे दूँ, डिवाइड बाय a1 कर दूँ, तो क्या आएगा बताओ, v1 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, a2 बाय a1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, v2 आएगा। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ v1 किसके बराबर हो जाएगा, -(a2 बाय a1) इज इक्वल्स टू v2 के बराबर, ((v2) के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको देखें आप ध्यान से, ये जो है ये, जिसको मैं क्या कोई कॉफिशिएंट, क्या मैं इसको कांस्टेंट ही वैल्यू होगी ना यार, ये a1 और a2 तो खुद कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट डिवाइड होकर भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ से v1 इज इक्वल्स टू cv2 लिख दूँ। तो यहाँ से मैं क्या समझा, कि कोई भी फोर लीनियर डिपेंडेंट हमेशा क्या होगा, कि v1 जो है मतलब कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे मैं समझ चुका हूँ, किससे, ये जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है ना। तो मैं उल्टा बोल दूंगा कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट
प्रिसाइजली व्हेन दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। है ये क्या बोलते हैं भाई? अरे सेम ही तो बात है। मैंने यहाँ से क्या प्रूफ किया कि लीनियर डिपेंडेंस के लिए दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा, उल्टा होगा ना यार, मल्टीपल नहीं होने चाहिए ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात ही है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात है। आप याद रखना कि V1 शुड नॉट इक्वल टू CV2 फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो आप बोल दोगे कि उनका वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, और डिपेंडेंट के लिए वो एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमने 2 के लिए देख लिया, अब 3 के लिए भी देख लेते हैं। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ कि एक V1 V2 एंड V3 तीन मेरे वेक्टर्स है, वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। फिर से वही मांगूंगा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, ठीक है, सबसे बढ़िया लगता है। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 जीरो के बराबर होंगे, है ना। एंड A1 A2 A3 में से वन, कोई ना कोई वन ऑफ दी बंदा नॉन जीरो होगा। ठीक है, नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो वन ऑफ दीज, ठीक है, आर नॉन जीरो। कैसे लिखता हूँ मैं, बिल्कुल घटिया तरीके से, कोई बात नहीं, आप समझ जाना बस एक बार। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ से कह लेता हूँ कि अगर मेरा जो A1 है वो अगर नॉन जीरो है ना, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूँ, एक सेकेंड। अगर इसको A1 V1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको V1 के फॉर्म में अगर लिख दूँ, तो मैं इन दोनों को उधर भेज दूंगा A3 V3। चलो A1 से डिवाइड देता हूँ इसको, इसको भी यही करते हैं, सेम सेम तरीके से करते हैं। चलिए, कन्फ्यूजन ना होता कि डिवाइड इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय A1। ठीक है, तो मैंने यहाँ A1 से डिवाइड दिया, तो ये V1 बचेगा, यहाँ बचेगा A2 बाय A1 इंटू V2, और यहाँ क्या बचेगा, A3 बाय A1 इंटू V3, ये बचेगा। अब मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कि V1 इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A2 बाय A1 इंटू में V2 एंड माइनस ऑफ A3 इंटू में A1 V3, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल, है ना। अब मैं यहाँ से मान लेता हूँ ये जो वैल्यू है ये, अच्छा मैंने ऊपर, हाँ ठीक है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ B1, और इस पूरी वैल्यू को माइनस के साथ इसको मान लेता हूँ B2, यानी कि B1 को मैं लिख देता हूँ A2 बाय A1, और B2 को मैं लिख देता हूँ A3 बाय A1। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल्स टू B1 V2 प्लस B2 V3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं क्या समझा, यहाँ से मैं ये समझा कि इफ थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन नन ऑफ दीज वेक्टर्स इज लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। यानी कि यहाँ से मैं ये वाली बात समझा कि ना, जो बाकी के दो वेक्टर्स है वो तीसरे वेक्टर का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये दोनों आपस में लीनियर, तीनों आपस में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन तो है। तो इसका मतलब कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए उन लोगों का आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल उल्टा। तो V1 शुड नॉट इक्वल टू B1 V2 प्लस B2 V3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए इनको आपस में क्या होना चाहिए, लीनियरली कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और उल्टा, उसके उल्टा क्या हो जाएगा कि वो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। तो एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पहले लिखा कि A1,1,2 प्लस B1,2,0 प्लस C0,2,1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0,0,0। ठीक है, ये है ना। अब यहाँ से मैं इस क्वेश्चन लिखूंगा तीनों की, तो क्या आएगी, A+B 0 के बराबर आएगी, एक आएगी A+2B प्लस 2C 0 के बराबर आएगी, और 2A प्लस C 0 के बराबर आएगी। तो जब इनको सॉल्व करोगे ना, तो देखोगे कि ना A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0 एंड C की वैल्यू 0, यही आंसर आएगा आपका। आप करके देखना इसको, सिर्फ एक ही चीज़ इसको सेटिस्फाई कर सकती है, और वो ये तीनों चीज़। और ये कब किस केस में होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में होता है। ठीक है, तो यही सबसे बढ़िया तरीका है लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने का, कि अगर उसके कोफिशिएंट में से एक भी अगर हमारे पास नॉन नॉन जीरो है, तो मैं उसको लीनियर डिपेंडेंट बोल दूंगा,
और अगर सारे के सारे जीरो हैं तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दूंगा, सिंपल सा। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि ना जो लीनियर इंडिपेंडेंस है वो आरएम सेट में कैसे करें। आरएम का मतलब क्या हुआ, यानी कि रियल नंबर्स, यानी कि एम वाले से हम R2 R3 में चेक कर रहे थे ना, जनरल फॉर्म देख रहे हैं हम इसकी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म वाले में क्या हम मानते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ना कुछ हमारे पास वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 डॉट 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 Vn वेक्टर्स हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, आरएम सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, है ना। अब उसके बाद तो हम यहाँ और चीज़ क्या मानेंगे, हम ये भी मान लेंगे कि A1 A2, है ना, A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये भी हमारे पास AN कुछ है। और लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए, है ना, ये वाली बात तो हमें बताइए। अब मैं वो लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस डॉट 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 AN VN, ये लिख लेता हूँ, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, जैसे कि मेरे V1 V2 V3 ये सर मेरे क्या रहते थे, वेक्टर्स थे, ये मेरे एक साथ लिखे हुए हैं। अब मैं अगर इनको अलग अलग लिखना चाहूँ, अलग अलग लिखना चाहूँ, इसका मतलब है कि मैं कोऑर्डिनेट वाइज लिखना चाहूँ। जैसे V1 में मेरे कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, खुद सोच सकते हो आप, कितने हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, हो सकता है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो। जैसे कि अगर 3 होते थे तो मैं V1 में बोलता था मेरे कितने कोऑर्डिनेट है, 3 है ना। अगर मेरे पास n नंबर है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास n नंबर से कोऑर्डिनेट है। तो मैं यहाँ से V1 V2 V3 सबके लिए इंडिविजुअली इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे, ऐसे V1 A11, है ना, यानी कि जो V वाला हमारा जो V1 वाला वेक्टर है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस B1 वाले वेक्टर का ही सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये वाली बात। फिर प्लस V2 वाले वेक्टर का ही सॉरी V1 वाले वेक्टर का ही थर्ड कोऑर्डिनेट, V1 वाले वेक्टर का ही थर्ड कोऑर्डिनेट और A3 के साथ। ऐसे करते 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 कहाँ तक होंगे, V1 AN तक होंगे इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन सकती है V1 के लिए, फिर V2 के लिए भी बन सकती है, कैसे, सेम टू सेम V2 1 A1, है ना, प्लस V2 2 A2, है ना, प्लस डॉट 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 V2 AN इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसे ही करते 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 VM यानी कि M1 A1 प्लस VM2 A2 प्लस डॉट 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 VMN AN इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप आई थिंक ये समझे होंगे क्या चीज़ है ये मैंने अलग अलग इंडिविजुअल्स को ना उठा के बस उनकी अलग अलग इक्वेशन बना ली, कोऑर्डिनेट वाइज बनाई है मैंने इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेट वाइज मेरी इक्वेशंस ये होंगी। ठीक है, तो अब मैं देख पा रहा हूँ ये सारी मेरी क्या है, ये मेरी सारी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका AX इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते थे। और हमें पता है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद दो सोल्यूशन होते थे, एक होते थे ट्राइवल सॉल्यूशन, है ना, और एक होते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो ही होते थे, दो ही ऑप्शन होते थे ना। तो अगर मेरे वो सॉल्यूशन ट्राइवल हुए, ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे A1 A2 A3 यानी मेरे जितने भी कोफिशिएंट है वो सब किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। इसी को मैं क्या बोलता था, ट्राइवल सॉल्यूशन बोलता था। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या सेम टू सेम लीनियर इंडिपेंडेंस की भी तो कंडीशन यही है ना, कि ये सारे जीरो होने चाहिए तभी वो लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़, अबे यार ये क्यों चल नहीं रहा, ये स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही है। एक चीज़ मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि यार यही लीनियरली इंडिपेंडेंट की भी वो थी कंडीशन, और यही ट्राइवल सॉल्यूशन की भी कंडीशन है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता इफ़ इट हैज़ ट्राइवल सॉल्यूशन, है ना, देन इट कैन बी रेफर्ड, रेफर्ड मतलब वही सीधी सी बात है, होगा ही, है ना, रेफर्ड एज लीनियर इंडिपेंडेंस, है ना। तो आई होप ये समझोगे कि हमें आरएम में कैसे चेक करनी है, कैसे चेक करनी है। सिंपल सिंपल ये तरीका है हमें कि क्या करो, सबसे पहले सारी इक्वेशंस को लिख लो, है ना, राइट ऑल इक्वेशंस को लिख लो, और वो होमोजीनियस होंगी सारी की सारी, क्यों, क्योंकि भाई 0 के बराबर ही करते हैं हम हमेशा, देखिए, है ना, 0 के बराबर ये सारी होमोजीनियस है। अब इनके सॉल्यूशन, अगर इनका सॉल्यूशन ट्राइवल है तो वो क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देंगे उसको। और ट्राइवल नहीं है यानी कि कुछ और सॉल्यूशंस है, अदर सॉल्यूशंस है, ठीक है, अदर सॉल्यूशंस है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, तो मैं इसको बोल दूंगा लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, आई होप आप ये अच्छे से
समझ गए होंगे। अब आरएम में ही मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे 2x2 के दिखा देते हैं, 3x3 के दिखा देते हैं, अलग अलग के आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो मैंने एक 2x2 वेक्टर, मैं 2x2 में एक वो ले लेता हूँ अपना 5,2 ले लेता हूँ और एक 1,3 ले लेता हूँ। किसमें? इन R2 में। देखो R2 में ले रहा हूँ मैं ये बहुत गौर करने वाली बात है, ये देखना मैं किस किस में लूँगा। ठीक है, पहले मैं R2 में ले रहा हूँ 2x2। चलिए अब मैं इसको ना दो तरीके से, अब मुझे क्या देखना है, मुझे चेक करना है सबसे पहले मुझे क्या फॉर्म करनी है। अरे यार ये क्या हो गया इसको, मेरे टैब को क्यों ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, स्क्रीन फ्रीज हो रही है इसकी। शायद काम करेगी, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको फ्रीज क्यों हो रही है बार बार। ठीक है, सॉरी। चलिए अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा क्वेश्चन फॉर्म की, मैं आपको कब से सिखा रहा हूँ ये। 5x1 प्लस 5x1 है ना प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। पहली क्वेश्चन ये बन जाएगी। अच्छा मैं इसको पहले वैसे करके लिख लेता हूँ, सही फॉर्म में लिखता हूँ, कन्फ्यूज जाओगे आप लोग। मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसके x1 मान लेता हूँ इसके कोफिशिएंट, प्लस इसके मैं x2 मान लेता हूँ कोफिशिएंट। अब मैं पहले a1 a2 ले रहा था, अब x1 x2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ऐसे करके। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी मिलेगी मुझे 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन मेरी बन गई। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ या तो मैं इसको मैट्रिक्स से कर लूँ। तो मैट्रिक्स से करते हैं इसको। मैट्रिक्स का बनेगा सबसे पहले, क्योंकि हम होमोजीनियस हमने जो लास्ट वीक में हमने देखा है ना, होमोजीनियस हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते थे, तो यहाँ भी हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसकी सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिख दी। अब मैंने इसकी मैट्रिक्स लिखी, तो अब मुझे पता है क्या ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपको इन्वर्टिबल वगैरह चीज़ें नहीं पता है तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप जाके वीक 2 देखिए, बिकॉज यहाँ पे मैं वापस तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं उसको, इसलिए आप वीक 2 एक बार देख लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वगैरह क्या होता है। तो हाँ, ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, देखिए 15 माइनस में 2 कितना 12 के समथिंग आ रहा है, तो 0 नहीं है, तो ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होते थे, है ना, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करोगे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो गॉसियन एलिमिनेशन लगा लो या फिर क्रैमर्स रूल लगा लो, जो भी हमने कहाँ देखे थे, अपने वीक 2 में देखे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा के नहीं दिखाऊंगा रूल, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप देखना, लगा के देखना क्या कि x1 और x2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहीं से जब x1 और x2 की वैल्यू 0 आ गई तो मैं क्या बोल दूंगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे सेट वेक्टर्स है। ठीक है, तो आई होप आप 2x2 के लिए समझे होंगे। पता नहीं मैंने एक्स्ट्रा पेज क्यों छोड़ रखा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या कर देंगे, हैंस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं, हाउ टू चेक लीनियर इंडिपेंडेंस। 3x2 मैट्रिक्स में देखते हैं। ठीक है, अब 3x2 मैट्रिक्स जो है, इसको मैं किस में मान रहा हूँ, मैं इसको ना R3 में मान लेता हूँ। देखो पहले वाला मैंने R2 में माना था। अरे यार ये क्यों मेरे टैब फ्रीज हो जाता है कभी कभी, एक सेकेंड, क्यों फ्रीज हो जाता है समझ नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, R3 में, पहले वाला मैंने किस में माना था, R2 में माना था। कहाँ लिखा है मैंने, R2, ये रहा, R2 में माना था। ठीक है, इस बार मैं R3 में मान रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि 3 वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके पास। वेक्टर तो 2 ही हैं पर कोऑर्डिनेट 3 हैं। तो 1,2,0 एंड 3,3,5, ये 2 मान रहा हूँ। चलिए आप ये देखिए एक बार, हो गया। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, उसके फॉर्म में लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो x1 1,2,0 प्लस x2 3,3,5, इसके बराबर आएगा ये 0,0,0,0। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी x1 प्लस 3x2 0 के बराबर। दूसरी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x1 प्लस 3x2 0 के बराबर। और तीसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 0x1 प्लस में 5x2 0 के बराबर। ठीक है, 3 इक्वेशन बनेगी यहाँ से। फिर से पता नहीं फ्रीज ही हो गया, आज पता नहीं इतनी दिक्कतें क्या आ रही है यार समझ नहीं आ रहा मुझको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सेट हो गया,
है ना। चलिए अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म मुझे कैसे दिखेगा, ये इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। पहला क्या होगा, ये x1 कितना है 1, और ये कितना है मेरा 3, ये कितना है 2, और ये कितना है मेरा 3, ये कितना है 0, ये कितना है 5। तो एक कौन सी फॉर्म का मैट्रिक्स है, 3 रोज 2 कॉलम का है ना, इसलिए इसको 3/2 लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है चलिए, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। अब मैं चेक करूँगा वापस क्या कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। तो इसके सॉल्यूशंस चेक करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन, क्रैमर्स रूल, या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लगाएंगे, मैं यहाँ लगा के नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि सही में बहुत टाइम लगेगा। यू कैन सॉल्व इट योर ओन, ठीक है, विद गॉसियन एलिमिनेशन विद एनी मेथड गॉसियन एलिमिनेशन लगा सकते हैं या फिर क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको अगर नहीं आता लगाना तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, कौन सी वाली, वीक 2 वाली। तो यहाँ भी आप देखोगे कि ना x1 x2 0 आएंगे, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे करके मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व मैं आपको एक करवाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़ है वो एंड में करेंगे हम। उससे पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लें जो कि क्या है, 2/3 वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, 2/3 का एग्जाम्पल कैसा होगा, एक और लिख लेता हूँ मैं, यानी कि 1 2 एक ये मान लेते हैं, 1 3 मान लेता हूँ, और एक 3 4 मान लेता हूँ। यानी कि मेरे पास 3 वेक्टर्स है और कोऑर्डिनेट्स के कितने 2 हैं। तो इक्वेशन बनेगी, क्या क्या बनेगी इक्वेशन, मैं लिख लेता हूँ पहले x1 1,2, x2 1,3। तो देख लो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं, x3 3,4 0,0। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी मुझे 1x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्व टू 0, 2x1 बोल रहा हूँ 2x1 लिख रहा हूँ 2x2, 3x2 प्लस 4x3 इज इक्व टू 0। दो इक्वेशन बनेगी। मैं इसका मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 1 1 3 2 3 4। ठीक है, अब गॉसियन एलिमिनेशन के लिए आपको क्या करना होता था, मैं एक हल्का सा बता दूँ, क्या हल्का सा बता देता हूँ, क्या करना होता था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता था ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैंटेज कैसे लिखते थे, सिंपल होता था 1 2 1 3 3 4, और जो हमारे एक लाइन खींच के 0 0, ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, जैसे ही आप, फिर अटक गया, देखिए क्या हो रहा है ये पता नहीं आज, पहले तो ठीक चल रहा था थोड़ा बहुत, अब और ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे लिख रखा था मैंने ऊपर, 1 2 1 3 3 4, ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब मैं इस पर ज़रा गॉसियन एलिमिनेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि x1 -5c के बराबर दिखेगा, x2 2c के बराबर दिखेगा, x3 c के बराबर दिखेगा, और c क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू r। ये मैं आपको कहाँ पढ़ाया है, मैंने आपको ये वीक 2 में पढ़ाया है, सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप देख लेना वीक 2 की वैल्यू 2 घंटे की, ज़्यादा नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे सी मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है सोल्यूशन की। तो जहाँ पे कोई वैल्यू आती थी इसका मतलब ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है ये, डिपेंडेंट। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे। तब से हम लीनियर इंडिपेंडेंस के कर रहे थे, यहाँ पे अब क्या हो गया, लीनियर डिपेंडेंट भी आ गया। अब एक बार 3/3 मैट्रिक्स के लिए भी चेक कर लें क्या, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1,2,0 0,2,4 एंड एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3,0,0। ठीक है, ये भी मैं किस में ले रहा हूँ, R3 में ही ले रहा हूँ। वैसे ये बहुत फर्क पड़ता है R3 में, भी आप समझोगे भी आगे जाके। ठीक है, तो हम अगला ये देखते हैं कि 3/3 मैट्रिक्स के लिए। तो पहले मैंने x1 लिखा, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, x2 लिख रहा हूँ। x2 में 0 2 4 प्लस x3 लिख रहा हूँ, x3 में भी क्या होगा, 3 3 0 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको भी हम क्या, तीनों को 0 सेट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम तीनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x1 प्लस 2x2, ये मैं कब से आपको लिखवा ही रहा हूँ तो इसलिए आप एक बार देख लेना कैसे होगा ये, 0x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लास्ट में होगा 0x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन रही है। अब 3 इक्वेशन से क्या होगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। कैसा मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला बनेगा 1 0 3
2 2 0 एंड 0 4 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगा 3 by 3 का। और ये किसके अंदर है, हम R3 के अंदर देख रहे हैं हम। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को चेक करें, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 इक्वल नहीं आएगा। तो जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 इक्वल नहीं आता वो क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसके तीनों सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे, जो कि क्या होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा 0 के बराबर। तो जिसके भी 0 के बराबर है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है हमारा। ठीक है, तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे मोर देन 2 वेक्टर्स इन R2। ये देखो ये क्या चीज़ है, अब थोड़ा सा ना इसको जनरलाइज कर रहे हैं हम। अभी आपने ऊपर देखा था कि, रुको मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। जैसे ये 2 by 2 मैट्रिक्स था, ये किस में था, R2 में था। तो ये क्या आ रहा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा था। फिर मैंने एक देखा 3 by 2 मैट्रिक्स देखा, किस में देखा था, ये हमने R3 में देखा था। ये क्या आ रहा था, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा था। फिर हमने एक देखा 2 by 3 मैट्रिक्स देखा, ये किस में देखा हमने, ये हमने R2 में देखा ये भी। अरे ये अटक क्यों रहा है, हाँ R2 में देखा। जैसे ही इसको R2 में देखा तो ये क्या था, लीनियर इंडिपेंडेंट आ रहा था। तो यहाँ से मैं एक चीज़ को कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास सपोज करो कि n वेक्टर्स है, ठीक है, किसमें, R2 के अंदर, और मेरे जो n वेक्टर्स है उस n की वैल्यू क्या है, 3 या 3 से बड़ी है। जैसे यहाँ पर ये वाले केस में था, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, ऊपर वाला केस, ये वाला, इस वाले केस में देखो कितने वेक्टर्स है मेरे पास, 1 2 3 वेक्टर्स है ना। किस में है ये, R2 में ही है। वही सेम केस है कि नहीं, कि 3 वेक्टर्स है, फिर 3 से बड़े ज़्यादा वेक्टर्स है और R2 में है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हमारा जो सेट है वो ऑलवेज क्या होगा, लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना देर से ये सारे एग्जांपल्स कर रहा था, क्योंकि इन एग्जांपल से एक ना कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी सेट है R2 में, ठीक है, और n वेक्टर्स, यानी कि जो हमारी n की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, यानी कि हमारे पास 3 वेक्टर्स या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स है, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे। बस कंडीशन क्या है कि वो R2 में होने चाहिए, R3 में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, वो सिर्फ सिर्फ R2 में होने चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अभी हमने किसके लिए देखा, ये हमने R2 के लिए देखा। अब इसी से मैं एक और कंक्लूजन बना सकता हूँ, किसके लिए, Rn के लिए, कि अगर n वेक्टर्स है और वो किस में है, वो Rn में है, तो मैं क्या बोलूँगा कि एनी सेट ऑफ R वेक्टर्स, मान लो मैं मानता हूँ कि ना मेरे पास R वेक्टर्स है इन R⁴n विद R इज ग्रेटर देन n। R इज ग्रेटर देन n का मतलब क्या हुआ, कि जितने मेरे पास वेक्टर्स हैं वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। ऊपर भी तो यही हो रहा था, देखो यहाँ भी तो यही हो रहा था कि 3 वेक्टर्स थे, है ना, और हमारे इस 2 से बड़ा है, 2 से तो बड़ा ही है ना 3, तो हमारा लीनियर डिपेंडेंट आ रहा था। वही इन्होंने भी बोला कि भाई अगर जिसमें भी तुम्हारा तुम्हारा जो भी R के ऊपर जो भी पावर है ना, अगर उससे ज़्यादा है तुम्हारे पास वेक्टर्स, तो सीधा सीधा बोल दो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ऑलवेज। ठीक है, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो यही वाली बस आपको याद रखनी है, इन पूरे जो हमने इतना देर से पढ़ रहे थे हम ये सब जितने सारे एग्जाम्पल्स किए, इसका सिर्फ लास्ट में यही मोटिव था, यही बताना मोटिव था कि अगर ऐसा कुछ केस आया क्या, कि जिसमें हमारी R की पावर जो भी है वो छोटी है हमारे नंबर्स ऑफ वेक्टर से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे सीधा सीधा। हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ना ही सॉल्व करो ना ही कुछ करो। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा ये, इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा बस। ये 1 2 3 एक सेट ले लेता, वेक्टर ले लेता हूँ, एक ये वेक्टर ले लेता हूँ, एक ये वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, और एक ये वेक्टर ले लेता हूँ, और ये मैं ले रहा हूँ R3 में। तो आप इसका आंसर देखते ही बता सकते हो कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 है किसमें, 3 में। तो क्या इसकी पावर से बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं, 4 है भाई, 4 तो 3 से बड़ा ही होता है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। देखो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, प्रूफ प्रूफ कर देते हैं इसको। देखो x1 + 0 x2 + 3 x3, नहीं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं,
थोड़ा सा मैं उसको ठीक से लिख देता हूँ। x1 120 प्लस x2 024, ठीक है, प्लस x3 300, लिखने में बिल्कुल ना इतना बैंड बच जाती है इसको, प्लस x4 123, ये किसके बराबर है? 000 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगी, क्या क्या बनेंगी? x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0, पहली क्वेश्चन ये बनेगी। दूसरी बनेगी 2x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 2x4 इज इक्वल्स टू 0 बनेगी। और तीसरी बनेगी 0x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 प्लस 3x4 इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगी तीसरी, ठीक है। तो अब इसका मैट्रिक्स लिखूंगा मैं सीधा, मैं ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ सीधा के सीधा, 120 024 300 123 एंड 000, ये मेरा एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब आप इसमें क्या लगाएंगे? गॉसियन एलिमिनेशन लगाएंगे। किसमें पढ़ाया था मैंने? वीक 2 में पढ़ाया था आपको, ठीक है। कैसे करना होता है गॉसियन एलिमिनेशन? इसको पहले हमें रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में लिखना होता है, RREF। क्या होगी वो ये वाली फॉर्म होगी, वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इस वाले केस के लिए। करना मैंने आपको पहले सिखा दिया, कौन से? वीक 2 में सिखाया। तो अगर किसी को आता नहीं है, कोई भूल गया है, तो जाके मेरी वीक 2 वाली वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। तो ये जैसे लिखोगे आप, अब यहाँ से डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि x1 की वैल्यू क्या है? -c/4। जिन्होंने वीक 2 नहीं देखा ना, उनको दिक्कत हो रही होगी इस चीज़ में कि गॉसियन एलिमिनेशन कैसे होता है, कैसे कैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये सारे सवाल पूछने से अच्छा सीधा सा जवाब है कि जाओ और वीक 2 देखो, ठीक है। तो ये मेरे हो गए 4। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सी की वैल्यू रख सकता हूँ। सी की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूंगा तो 0 तो नहीं रख रहा हूँ, है ना। तो यानी कि एक ओनली सॉल्यूशन 0 तो नहीं है, अनलिमिटेड सॉल्यूशन है मेरे पास, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना। जैसे कि अगर लिखूँ मैं, तो मैं इक्वेशन में लिख रहा हूँ, तो -c/4 इसी वाली में, ये जो लिखी थी ना यहाँ पे, ये -c/4 आई x1 की वैल्यू, है ना। तो 120 -3c/4 आई 024 -c/4 300, ठीक है, प्लस C123 इज इक्वल्स टू 000। अब यहाँ आप C की वैल्यू बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही सॉल्यूशन तो नहीं है, 0। तो जब भी हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं होता, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सीधा सीधा लीनियरली डिपेंडेंट। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था देखते ही कि भाई R3 4 से छोटा है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा। अब या तो आप पूरा मेथड करो, या फिर वो जो ऊपर जो ट्रिक है वो उसका आप यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या ट्रिक ही यूज़ करेंगे, कौन फालतू में इतना बड़ा मेथड करेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। लास्ट अपना टॉपिक है कि डिटरमिनेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो एक सिंपल सा रिलेशन है इसका डिटरमिनेंट के साथ, कि अगर जो हमारा डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं हुआ, है ना। तो 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, उसका मैट्रिक्स वो 0 के बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा? इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इनवर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और क्या होंगे कि उसके जितने भी सॉल्यूशंस है, ए आई क्या होगा उसके लिए? हमेशा 0 होगा। ए आई 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मतलब उसका एक पहला कोफिशिएंट है तो वो 0 होगा, दो कोफिशिएंट है तो दोनों कोफिशिएंट 0 होंगे, तीन है तो तीनों 0 होंगे, ठीक है। यही उसका ए आई 0 होता है। तो ए आई अगर 0 है तो सीधा सीधा मैं बोलूँगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ डिटर्मिनेंट of A is not equal to 0, then invertible, then linearly independent. Otherwise क्या हो जाएगा? linearly dependent हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखना, इसके साथ रिलेशन है डिटरमिनेंट के साथ। एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपना चैप्टर अपना खत्म है। एक इसी डिटरमिनेंट के ऊपर ले रहा हूँ मैं, 142 043 एंड 110, ठीक है। इसका मैं मैट्रिक्स लिखूंगा 142 043 110, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन वगैरह नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत देर से मैं करवाया जा रहा हूँ आपको। अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ वी निकालो, क्या आएगा? 1 रो हटाई कॉलम हटाई 4 0 -3
-0 है ना, +1 टोटाई कॉलम उठाए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा है देखिए, ये कितना था 0 -3, -3 आ गया यहाँ पे, और ये 0 और 12 में से हट गया 4, तो कितना आ रहा है डिटरमिनेंट 1 आ रहा है ना। तो 1 क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सीधा 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 बोल देना हमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारा जो पूरा ये वीक है वो खत्म होता है, वीक 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई मेम्बरशिप वगैरह लेनी है तो आप ये वाला पेज देख सकते हैं, ठीक है। अब जो वीक 4 है उसकी वीडियो मैं क्या कल डाल दूंगा, तो हमारा 15 जो मार्च है उससे पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।